एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बेटे, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपकी क्लास 11th टर्म 2 स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स की थर्ड क्लास। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आप लोगों के टर्म सेकंड बहुत पास हैं, तो इसलिए मैंने कुछ समराइज वे में आपके लिए कुछ स्पेशल क्लासेस तैयार की हैं, जिसमें आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल आप रिवाइज कर पाएँ। अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें क्लास 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो टर्म 2 में मेनली आपके तीन टॉपिक्स हैं जो कवर होते हैं। पहला आपका टॉपिक है स्टैंडर्ड डिवीजन, उसके बाद है इंडेक्स, उसके बाद है आपका कोरिलेशन, और थर्ड नंबर पे आपका आता है इंडेक्स नंबर। इससे पहले की दो क्लासेस में मैं आपको स्टैंडर्ड डिवीजन और कोरिलेशन करा चुका हूँ। अगर आप में से किसी बच्चे ने वो अभी तक ना देखी हो तो प्लीज़ आप उसे देखिएगा। ठीक, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर थर्ड, और आज हम बात करेंगे इंडेक्स नंबर की। एग्जाम में 101% इंडेक्स नंबर से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपका। ठीक, तो बहुत ही ध्यान से इसको समझिएगा। बहुत अच्छा चैप्टर है, लेकिन इसको मैंने इतने कॉम्पैक्ट वे में आपके लिए बनाया है कि आपको बहुत ही कम टाइम में ये पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आ जाएगा। अगर आप इसको क्लास में करते हैं, जैसे हम फेस टू फेस क्लास में इसको करते हैं, तो बहुत दिन लगते हैं इसको करने में। अप्रॉक्सीमेटली 10 डेज का चैप्टर है, लेकिन अगर हम इसको सिस्टमैटिक तरीके से करें, कॉम्पैक्ट वे में करें, तो आज की हम एक ही क्लास में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए, तो आते हैं आज की क्लास पे। सबसे पहले मैं बात करता हूं आपके साथ कि इंडेक्स नंबर होता क्या है। ठीक, अब बेटे अगर हम बात करें इंडेक्स नंबर की, तो इंडेक्स नंबर क्या है? इंडेक्स नंबर एक नंबर जनरेट करने की बात करता है जो कि 2 ईयर के अलग अलग प्राइजेस को कंपेयर करके बनता है। जैसे कि हम यूजुअली कहते हैं कि भाई किसी चीज़ का प्राइस 10% इंक्रीज हो गया, महंगाई जो है 20% बढ़ गई, हम ऐसी कुछ बातें कहते हैं। तो ये सब बातें हमें कैसे पता चलती हैं? जब हम एक बेस ईयर के डेटा को, यानी कि एक प्रीवियस ईयर के डेटा को करंट ईयर के डेटा के साथ कंपेयर करते हैं, तो वहां पर यूज आता है इंडेक्स नंबर का। तो इंडेक्स नंबर एक्चुअली यूज होता है कंपैरिजन करने के लिए। तो आई होप आपको यहां तक की बात क्लियर होगी। अब आते हैं हम इसकी डेफिनेशन पर। तो देखिए, आप देख सकते हैं, एन इंडेक्स नंबर इज अ स्टैटिस्टिकल डिवाइस फॉर मेजरिंग दी रिलेटिव चेंज। मतलब रिलेटिव का मतलब होता है कंपैरिजन करना, इन द लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स, कि उनमें कितना चेंज हुआ है। करेक्ट, उनमें कितना चेंज हुआ है कंपैरिजन करने के बाद हमें पता लगता है। अब इंडेक्स नंबर को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है प्राइस इंडेक्स नंबर, जब मैं प्रीवियस ईयर के प्राइस को करंट ईयर के साथ कंपेयर करता हूँ। ठीक, तो उसको तो हम बोलते हैं प्राइस इंडेक्स नंबर। जब हम प्राइस इंडेक्स नंबर बनाते हैं तो उसमें हम कभी भी क्वांटिटी यूज नहीं करते। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, मैंने लास्ट ईयर एक पेन 10 रुपीज का परचेज करा, तो मैं केवल प्राइस को कंसीडर करूंगा कि लास्ट ईयर 10 रुपीज प्राइस था, करंट ईयर में 15 रुपीज प्राइस है। लेकिन जो क्वांटिटी इंडेक्स होता है, क्वांटिटी इंडेक्स बात करता है क्वांटिटी की, कि लास्ट ईयर हमने कितनी क्वांटिटी परचेज करी थी और करंट ईयर में हमने कितनी क्वांटिटी परचेज की है। तो जब हम केवल प्राइस की बात करते हैं तो वो प्राइस इंडेक्स होता है, और अगर जब हम क्वांटिटी की बात करते हैं तो वो आपका क्वांटिटी इंडेक्स नंबर होता है। तो देखिए, जब हम कंपेयर करते हैं प्राइजेस को, तो कंपैरिजन ऑफ प्राइजेस दैट विल बी कॉल्ड एज प्राइस इंडेक्स, एंड क्वांटिटेटिव इंडेक्स नंबर मेजर द चेंजेस इन द फिजिकल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, एम्प्लॉयमेंट एटसेट्रा। करेक्ट, जो हम बोलते हैं कि सपोज कीजिए कि लास्ट ईयर एम्प्लॉयमेंट इतना था, आपकी बार एम्प्लॉयमेंट इतना है, तो यहाँ पर हम क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे हैं। लास्ट ईयर प्रोडक्शन इतना था, करंट ईयर इतना है, तो उसको हम क्वांटिटेटिव इंडेक्स नंबर बोलते हैं। ठीक, जब हम क्वांटिटीज को आपस में कंपेयर करें। अब हम देखेंगे कि हम इंडेक्स नंबर किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक, कैसे हम इनको कैलकुलेट करें। अब आप अपने स्क्रीन पे एक चार्ट देख पा रहे होंगे, पूरा का पूरा एक चार्ट है। इसी चार्ट का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये चार्ट आप पूरी इंडस्ट्री की कोई सा भी पब्लिकेशन उठा लीजिए, किसी भी बुक में देख लीजिए, गूगल कर लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, आपको ऐसा चार्ट नहीं मिल पाएगा, कहीं भी नहीं मिल पाएगा। मैंने इसके अंदर
दिस इज अ हैंड रिटन चार्ट, क्योंकि ये बन ही नहीं सकता किसी और तरीके से। इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको बताया है कि इंडेक्स नंबर के दो मेथड होते हैं। तो हम बात करेंगे कि इंडेक्स नंबर के दो मेथड होते हैं। एक होता है एग्रीगेटिव मेथड, जिसमें हम टोटल करते हैं चीज़ों का, और एक होता है एवरेजिंग मेथड, जहां पर हम चीज़ों का एवरेज निकालते हैं। अब एग्रीगेटिव मेथड अगेन दो पार्ट में डिवाइड होता है, सिंपल एवरेज, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, और वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। सही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। 90% उम्मीद होती है कि जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं में से कहीं से आएगा। करेक्ट। उसके बाद एवरेजिंग मेथड दो होते हैं, सिंपल प्राइस और वेटेड प्राइस। उसके बाद हम इंडेक्स नंबर्स को क्लासिफाई करते हैं। ये जो इंडेक्स नंबर की क्लासिफिकेशन है, हो सकता है आपको भी क्लियर न शो हो रही हो, इसे मैं आपसे के साथ बाद में भी शो करूंगा। करेक्ट। तो ये टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर दो टाइप के होते हैं, एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो उसकी भी हम बात करेंगे कि ये क्या होते हैं। तो इस टेबल के थ्रू इसका मैं पूरा का पूरा लिंक आपको दे दूंगा, और ये आप अपने पास रखिएगा, इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा या खुद अपने हाथ से इसको ड्रॉ कीजिएगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो बस अब इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते जाएंगे। यानी कि मैं आपको सिखाने वाला हूँ नंबर 1 पे ये, उसके बाद नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, उसके बाद मैं आऊँगा नंबर 6, नंबर 7। क्लियर। तो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि वी हैव around 7 formulas in the index number as per the term 2 for class 11th statistics। चलिए जी, तो आते हैं अब आगे की बात पर। अब आज सबसे पहले बात करते हैं सिंपल एग्रीगेटिव मेथड की। द सिंपलेस्ट मेथड, सिंपल मेथड है, पहले आप आराम से इसको पढ़िएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको 4 कमोडिटीज दी, यहाँ पर कोई भी 4 चीजें, आप इसकी जगह यहाँ पर फ्रिज, टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है 2015 में। अब इंडेक्स नंबर में आपको एक बेसिक बात बताता हूं मैं, जो हमारा ओल्ड ईयर होता है, दोनों ईयर में से जो भी हमारा ओल्ड ईयर होता है, तो जो हमारा दोनों ईयर में से ओल्ड ईयर होता है उसको हम बोलते हैं बेस ईयर। क्या बोलते हैं उसको? बेस ईयर। और जो हमारा लेटेस्ट ईयर होता है दोनों में से, जो भी लेटेस्ट होगा, लेटेस्ट ईयर को हम बोलते हैं करंट ईयर। करेक्ट। अब फॉर एग्जांपल यहां पर होता 2012, यहां पर होता 2014, तो हम इसको करंट ईयर बोलते हैं। वैसे ये करंट ईयर नहीं है, करंट ईयर 2022 चल रहा है, तो फिर भी हम जो पुराना ईयर होता है उसको बोलते हैं बेस ईयर। तो ये हो गया हमारा बेस ईयर और ये हो गया हमारा करंट ईयर। करेक्ट। अब सबसे पहले सर सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से हम प्राइस इंडेक्स कैसे निकालते हैं। अब आप क्या करें, ये जो प्राइजेस होते हैं बेस ईयर प्राइस को हमेशा बोला जाता है P0। जीरो इंडिकेट करता है बेस ईयर को, इसको 0 इंडिकेट करता है बेस ईयर को और 1 इंडिकेट करता है लेटेस्ट ईयर को। तो बेस ईयर का प्राइस इसको हम बोलेंगे P0, ये देखिए लिखा P0, ठीक। और जो करंट ईयर का प्राइस है उसको हम लिखेंगे P1। फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। आप इनका टोटल कर लीजिए, 2 + 5 + 4 + 2 दैट इज 13, 4 + 6 + 5 + 3 दैट इज 18। अब आप दोनों के टोटल को बोलते हैं सिग्मा P1 सिग्मा P0। तो फॉर्मूला बन गया, इंडेक्स नंबर को इंडिकेट करते हैं P01 से। प्राइस इंडेक्स को हम इंडिकेट कर रहे हैं P01 से। P01 का फॉर्मूला हो गया सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट मीन्स 18 अपॉन 13 मल्टीप्लाई बाय 100। ये आ गया 138.5। अब बात आती है कि सर व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है कि 138.5 आ गया। बेटे इसका मतलब ये है, देखो हमें कोई भी चीज़ ना 100 पे बड़े अच्छे से समझ में आती है, हम 100 के ऊपर बात करते हैं। तो इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है कि कोई चीज़ अगर लास्ट ईयर 100 रुपीज़ की थी तो आज वो 138.5 रुपीज़ की है। तो आप इस तरीके से इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अगर लास्ट ईयर कोई चीज़ 100 रुपीज़ की है और अब वो हो गई 138.5 की, तो उसका जो प्राइस है वो 38.5 से इंक्रीज हो गया।
आई होप आपको यहां तक की बात क्लियर होगी। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था जिसका नाम है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। तो फॉर्मूला आप यहां से बिल्कुल याद कर सकते हैं, सिग्मा P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहां पर हमने केवल प्राइस की बात की थी, हमने और किसी की बात यहां पर नहीं की। तो आई होप यहां तक की बात आपको क्लियर होगी। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। बेटे नेक्स्ट हमारा मेथड होता है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। ठीक, क्या नाम है मेथड का? वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। अब इस मेथड में क्या होता है, बिल्कुल आराम से सुनिएगा, एग्जाम में सबसे ज्यादा यहीं से क्वेश्चन आते हैं। वेटेड मीन्स हम यहां पर वेट दे रहे हैं क्वांटिटी को, ये आपको क्वेश्चन मिलेगा ऐसा, प्राइस क्वांटिटी, प्राइस क्वांटिटी। दिस इज द बेस पीरियड, दिस इज द करंट पीरियड। तो बेस ईयर के प्राइस को हम बोलते हैं P0, बेस ईयर की क्वांटिटी को बोलते हैं Q0, करंट ईयर के प्राइस को P1 और करंट ईयर की क्वांटिटी को Q1। करेक्ट। तो सबसे पहले तो हमने इन सबको एक नेम दे दिया, P0 Q0, P1 Q1। अब हमने इन सारे डिजिट्स को अपने सॉल्यूशन में एज इट इज कॉपी कर लिया, एज इट इज इसको आप कॉपी कर लीजिए। ठीक, अब बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा बेटे, इसके लिए हमारे पास 4 डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं। जरा देखिएगा इसको। सबसे पहले एक स्टैटिस्टिशियन हुए जिनका नाम था लस्पेरे। लस्पेरे ने क्या बोला, बिल्कुल इस फॉर्मूले को बनाना सीखिए मेरे साथ साथ। पहला फॉर्मूला हमने क्या लर्न करा था, P1 P0। तो लस्पेरे ने क्या करा, P1 P0। लस्पेरे ने कहा कि प्राइस के अलावा क्वांटिटी भी मैटर करती है, कि हमने कितनी क्वांटिटी खरीदी। तो लस्पेरे ने बोला कि हम क्यों ना ऐसा करें कि दोनों तरफ, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमिनेटर में भी, Q0 से मल्टीप्लाई कर दें। Q0 मतलब बेस ईयर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये लस्पेरे का मानना था, लस्पेरे ने अपना फॉर्मूला ये बना दिया। यानी कि एज पर लस्पेरे द फॉर्मूला वाज P1 Q0 अपॉन P0 Q0। बनाना कितना आसान है, लर्न करना भी आसान है। ये तो आपको लर्न हो गया होगा, P1 अपॉन P0। लस्पेरे ने दोनों साइड Q0 से मल्टीप्लाई कर दी। उनके बाद नेक्स्ट स्टैटिस्टिशियन आए जिनका नाम था पाश्चे। पाश्चे ने क्या करा, पाश्चे ने भी यही फॉर्मूला ऑप्ट करा, P1 P0। लेकिन पाश्चे ने कहा कि भाई हम Q0 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम प्रीवियस ईयर या बेस ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई ना करके Q1 से मल्टीप्लाई करेंगे। Q0 का मतलब है बेस ईयर क्वांटिटी, बेस ईयर की क्वांटिटी, और Q1 का मतलब है आपका करंट ईयर की क्वांटिटी, करंट ईयर की क्वांटिटी। ये है आपका बेस ईयर का, करंट ईयर का मतलब। ठीक, तो ये यानी कि इतना फॉर्मूला तो सेम था, P1 P0। तो लस्पेरे ने लगा दिया Q0 पाश्चे ने लगा दिया Q1। अब एक आता है वैल्यू इंडेक्स नंबर। ये बहुत ही कम आपको बुक्स में देखने के लिए मिलेगा, और जो है आता भी बहुत कम है, तो इस पे इतना ध्यान भी नहीं देना आपको। बहुत सी बुक्स में है ही नहीं और टीचर्स इसको कराते भी नहीं है। इसने बड़ा सिंपल काम करा, कहता है क्या जरूरत है हमें कि दोनों तरफ हम Q0 या दोनों तरफ Q1 की मल्टीप्लाई करें। करंट ईयर के प्राइस को करंट ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो, प्रीवियस ईयर की क्वांटिटी को प्रीवियस ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई करो। करेक्ट। अब जो एग्जाम में बेटे सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है फिशर आइडियल प्राइस इंडेक्स। फिशर का आइडियल प्राइस इंडेक्स। पेपर में इस पे एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है कि फिशर इंडेक्स को आइडियल प्राइस इंडेक्स हम लोग क्यों कहते हैं। करेक्ट। तो आइडियल प्राइस इंडेक्स इसलिए कहते हैं, फिशर ने क्या करा बेटे, ध्यान से देखना, ये है लस्पेरे का फॉर्मूला, फिशर ने लस्पेरे का फॉर्मूला ऑप्ट करा, ये लस्पेरे का फॉर्मूला है। फिशर ने पाश्चे का फॉर्मूला ऑप्ट करा, दोनों को मल्टीप्लाई करा, अंडर रूट किया, और जो वैल्यू आ गई उसकी 100 से मल्टीप्लाई कर दी। तो कायदे में तो फिशर ने अपने पास से कोई फॉर्मूला बनाया ही नहीं, फिशर ने लस्पेरे और पाश्चे दोनों के फॉर्मूलों को मल्टीप्लाई कर दिया और उसको अंडर रूट में रखकर 100 से मल्टीप्लाई कर दी। तो अगर आप पहला फॉर्मूला लर्न कर लेते हैं, उसमें Q0 ऐड करके आपका सेकेंड फॉर्मूला बनता है, Q1 ऐड करके आपका थर्ड फॉर्मूला बनता है, इन दोनों को मिला देते हैं तो आपका फिशर इंडेक्स बनता है।
तो ये आपको लर्निंग करने में भी बहुत आपकी हेल्प करेगा। यूजुअली बच्चे एग्जाम देने चले जाते हैं लेकिन उनको इंडेक्स नंबर के बारे में पूरा आइडिया ही नहीं होता कि इंडेक्स नंबर में क्या क्या चीज़ें हैं। वो किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी लिख के आ जाते हैं, क्योंकि बेटे पेपर में तो दो ही चीज़ें देगा वो आपको, प्राइस और क्वांटिटी। अब प्राइस और क्वांटिटी पे तो लस्पिरे भी लग सकता है, पास्चे भी, वैल्यू इंडेक्स भी, फिशर भी। और खाली प्राइस लोगे तो खाली आपका सिंपल एग्रीगेटिव भी लग सकता है, सिंपल प्राइस रिलेटिव भी लग सकता है, वेटेड प्राइस रिलेटिव भी लग सकता है। तो बहुत सारी यहाँ पर बातें होती हैं। चलिए तो आगे आते हैं अब इसके क्वेश्चन पर। अब ये हमने क्वेश्चन किया था, तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि आप लोग क्या करेंगे, लस्पिरे, पास्चे और फिशर। चलिए तीन निकालते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले बात करते हैं लस्पिरे की। लस्पिरे का मेथड क्या था, चलिए फॉर्मूला भी आप मेरे साथ साथ बनाइएगा। P01 इक्वल्स टू सिग्मा P1 P0, पहले ये लिखा। और फिशर ने क्या बोला, लस्पिरे ने क्या बोला था कि Q0 की मल्टीप्लाई कर दो दोनों से, मल्टीप्लाई बाय 100। अब आते हैं पास्चे ने क्या बोला था। पास्चे का फॉर्मूला था, पास्चे के मेथड में क्या था, पास्चे ने बोला P01 इक्वल्स टू सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0, Q1 और Q1 की मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 100। फिशर वॉज द इंटेलिजेंट वन। फिशर्स, इसको आइडियल प्राइस इंडेक्स कहते हैं, आइडियल प्राइस इंडेक्स, करेक्ट। इसने क्या करा, लस्पिरे का फॉर्मूला ऑप्ट करा, सिग्मा P1 Q0 सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 सिग्मा P0 Q1 इन रूट एंड मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर। अब अगर हमने इनके हिसाब से हम चलें तो हमें क्या क्या चाहिए था, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। पहले आप P0 Q0 यानी कि आपको मल्टीप्लाई करना है, P1 Q0 चाहिए आपको, P1 Q0। तो आपने क्या करा यहाँ पर, P1 Q0, आप किसी भी ऑर्डर में इनको निकालिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। P1 ये रहा और Q0 ये रहा। तो इसी तरीके से P1 Q0 कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक। फिर उसके बाद हमें सेकंड नंबर पे चाहिए P0 Q0, तो P0 और Q0 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, P0 Q0 आ गया। फिर उसी तरीके से हमें चाहिए P1 Q1, तो P1 Q1 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, P1 और Q1 की, ठीक। और उसी तरीके से फिर हमें चाहिए P0 Q1, तो P0 एंड Q1 की मल्टीप्लाई करके हमने ये चारों इंग्रेडिएंट, चारों वैल्यूज इसकी कैलकुलेट कर दी। करेक्ट, कुछ नहीं करा बेटे, बस सिंपल मल्टीप्लाई करा है जो जो हमें फॉर्मूला में चाहिए था। तो पहले तो अगर पेपर में पूछता है कि लस्पिरे मेथड लगाना है, तो बेटे सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको उसका फॉर्मूला लर्न हो। और फॉर्मूला लर्न करने के लिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी। P1 P0 तो आना ही है, लस्पिरे ने Q0 से मल्टीप्लाई करी थी, पास्चे ने Q1 से मल्टीप्लाई की थी, ठीक। अब हम इनकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। P1 Q0, तो देखिए P1 Q0 का टोटल आ रहा है 257, तो हमने यहां पर रख दिया 257 डिवाइडेड बाई P0 Q0 डिवाइडेड बाई P0 Q0, ये आ रहा है 190 मल्टीप्लाई बाय 100। इसमें देखते हैं P1 Q1, तो P1 Q1 का टोटल आ रहा है 185 डिवाइडेड बाई P0 Q1 140 मल्टीप्लाई बाय 100। अब अगर हम इसकी बात करें, 257 डिवाइडेड बाय 190 इंटू 185 डिवाइडेड बाय 140 इन अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। बेटे देखो, अगर आप कैलकुलेटर घर पे प्रैक्टिस करने के लिए तो आप यूज कर सकते हो, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखना कि एग्जाम में आपको बिना कैलकुलेटर के ही करना होता है सब। और कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग क्वेश्चन तो करना सीख जाते हैं, लेकिन हम लोगों को जो कैलकुलेशन है वो करनी नहीं आती। तो प्लीज़ आप कैलकुलेशन भी अपने आप कीजिए,
ठीक है, मैं जरूर कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं, आप मत कीजिएगा। तो इसका आंसर आया 135.26, और मैं इसलिए कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं क्योंकि बेटे मुझे एग्जाम में अपीयर होने नहीं जाना, और मैं ये मानकर चल रहा हूं कि डिवीजन आप सब लोगों को आता है। ठीक, तो ये हमारा आ गया 132.14। अब अगर आप इसको डायरेक्टली निकालना चाहते हैं और आप ये दोनों निकाल चुके हैं, तो देखिए इसको सॉल्व करके 135.26 आया था, इसको सॉल्व करके 132.14 आया, और 100 की ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो रखी है, तो अब आपको 100 की दोबारा मल्टीप्लाई नहीं करनी, आप ऐसे कर सकते हो 135.26 इंटू 132.14 इन रूट, मल्टीप्लाई कर दीजिए 135.26 इंटू 132.14, तो ये आ गया 17873.25 इन अंडर रूट। करेक्ट। अब एक और बात बताता हूं, यहां पर आपको अंडर रूट कैलकुलेट करने के लिए लगाना पड़ेगा डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड। करेक्ट। और अगर किसी बच्चे को डिवीजन मेथड लगाना नहीं आता तो मैं उसे दो जगह बता रहा हूं जहां से वो डिवीजन मेथड सीख सकता है। एक तो बेटा मैंने एक छोटी सी क्लिप इसी वीडियो के अंदर, इसी प्लेलिस्ट के अंदर डाल रखी है, जिसमें अंडर रूट कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं मैं बाय यूजिंग द डिवीजन मेथड। तो पहला तो मैंने वहां सिखा रखा है, और दूसरा स्टैंडर्ड डिवीजन के चैप्टर में भी मैंने रूट कैलकुलेट करना आप लोगों को बताया है। तो हमें रूट कैलकुलेट करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि टर्म 2 के सारे चैप्टर्स में आपको रूट कैलकुलेट करने के लिए आएगी। इसका आंसर आता है रूट कैलकुलेट करने के बाद 133.69। करेक्ट। अब इन सबका सिंपल मतलब ये है कि कोई प्रोडक्ट लास्ट ईयर 100 का था, अब वो 135.26 का हो गया, 130.2.14 का हो गया, और इसके अकॉर्डिंग 133.69 का हो गया। सबके आंसर अलग अलग आते हैं, लेकिन ये जो इस टाइम आपकी स्क्रीन पर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। लस्पिरे, पाश्चे और फिशर, ये तीनों सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। आई होप यहां तक की बात आपको क्लियर होगी। अब आते हैं नेक्स्ट पर। अब मैं एक बार आपको दोबारा अपना डायग्राम दिखाना चाहूंगा जो हमने फॉर्मूले करे थे। तो देखिए, हमने फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया, फोर्थ मैंने आपको नहीं कराया, ये करना भी नहीं है आपको, फिफ्थ हमने कर लिया। अब हम आते हैं इधर की तरफ, सिक्स्थ फॉर्मूले पे, सिंपल प्राइस रिलेटिव। करेक्ट। अब हम निकालेंगे सिंपल प्राइस रिलेटिव कैसे होता है। अब देखिए बेटा, इसका अलग फॉर्मूला है। तो सिंपल प्राइस रिलेटिव की हम यहां पर बात करें तो देखो, आपको यहां पर क्या है, नॉर्मली प्राइस गिवन है, प्राइस गिवन है। और अगर आपको ध्यान हो, आपने जो सबसे पहला क्वेश्चन किया था उसमें भी आपको केवल प्राइस गिवन था, उसका नाम था सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, जो आपने सबसे पहले करा, सिंपल एग्रीगेटिव, और इसका नाम है सिंपल प्राइस रिलेटिव। करेक्ट। दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, जबकि क्वेश्चन दोनों का बिल्कुल सेम है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। एक वर्ड है यहां पर रिलेटिव इंडेक्स, एक वर्ड है रिलेटिव। अब रिलेटिव का क्या मतलब है, आप सुनिए बात ध्यान से। आपको क्या करना है, यहां पर आपको ये P0 गिवन है, ये P1 गिवन है, आप दोनों को अपॉन में रखिए, दोनों को अपॉन में रखिए, एक एक करके 1 by 1, 4/2 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये जो हम यहां पर कैलकुलेट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव। तो आप हर एक का रिलेटिव कैलकुलेट कर लो आराम से, फिर उसका टोटल कर लो, रिलेटिव का टोटल। तो हमने इसको बोला सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100 का टोटल। करेक्ट। तो ये आ गया हमारा 595, और 595 को डिवाइड कर दिया हमने नंबर ऑफ टर्म्स से। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4। क्लियर। नंबर ऑफ टर्म्स है 4। तो हमने क्या करा, पहले एक फर्स्ट वाले मेथड में जो हमने करा था उसमें हमने सबके टोटल को टोटल से डिवाइड करा था, यहां हमने इंडिविजुअल डिजिट को डिवाइड करा आपस में, P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमने P1 P0 इंटू 100 निकाल लिया, इसको बोलते हैं रिलेटिव। करेक्ट। आई होप आसान सा क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा।
अब आते हैं नेक्स्ट पे, वेटेड प्राइस रिलेटिव इंडेक्स। दिस इज द अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट। ये बहुत आता है एग्जाम में। अब इसमें खास बात क्या होती है, देखिए प्राइजेस तो गिवन है, ये P0 गिवन है, ये P1 गिवन है, साथ ही साथ आप देख रहे हैं यहाँ पर वेट भी गिवन है आपको, करेक्ट। तो इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है क्वेश्चन के अंदर वेट गिवन होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा अगर वेट गिवन ना हो तो हम क्या करते हैं। तो हमें वेट गिवन है 40, 30, 20, 10। तो बेटे हमने क्या करा, पहले आराम से हमने पूरे क्वेश्चन को यहाँ पर कॉपी कर लिया, पूरा क्वेश्चन हमारा कॉपी हो गया। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, अभी अभी हमने रिलेटिव निकालना सीखा था पिछले क्वेश्चन में, कैसे, P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये देखिए, ये मैंने पिछले क्वेश्चन की तरह ही सारे रिलेटिव्स कैलकुलेट कर लिए। अब रिलेटिव कैलकुलेट करने के बाद ये जो वेट गिवन थे, मैंने उस वेट का मल्टीप्लाई कर दिया रिलेटिव के साथ, R के साथ W का मल्टीप्लाई कर दिया, तो W और R, तो ये हो गया वेटेड रिलेटिव, वेटेड और रिलेटिव। तो यानी कि 200 की मल्टीप्लाई 40 से, फिर 120 मल्टीप्लाई 30 से, फिर 20, 125, 10 और 150, करेक्ट। और हमने फॉर्मूला लगवाया सिग्मा WR अपॉन सिग्मा W। सिग्मा WR 15,600 और सिग्मा W कितना है, 100 है सिग्मा W, डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 156। दिस इज द अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दैट विल बी रेलेवेंट फॉर योर टर्म 2 एग्जाम, क्लियर। इसको बोलते हैं वेटेड रिलेटिव इंडेक्स, करेक्ट। केवल प्राइस का रोल होता है इसमें, क्वांटिटी का कोई भी रोल नहीं होता। फॉर्मूला है सिग्मा WR अपॉन सिग्मा W। नेक्स्ट आते हैं, अब एक छोटी सी बात करते हैं कि इंडेक्स नंबर के टाइप कितने होते हैं। बेटे इंडेक्स नंबर के 2 टाइप होते हैं। दिस इज टाइप 1, जिसको हम बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। दो होते हैं यहाँ पर, एक होता है दूसरा होलसेल प्राइस इंडेक्स, एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब बेटे ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, जब आप प्राइस ले रहे होते हो रिटेल प्राइजेस, जब आप रिटेल प्राइजेस लेते हो तो जो कैलकुलेट होकर आता है उसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और जब आप होलसेल प्राइस ले रहे होते हो, जब आप होलसेल प्राइस ले रहे होते हो किसी भी चीज के, तो वहां से जो कैलकुलेट होकर आता है उसको बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब मैं आपको सिखाऊंगा निकालना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब एक बात बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के 2 मेथड होते हैं, 1 और 2। पेपर में बहुत पूछा जाता है कैलकुलेट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब आप ध्यान से देखें तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के 2 मेथड, एक मेथड है फैमिली बजट और दूसरा एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर। और ये फॉर्मूले आपने कहीं देखे देखे से लग रहे हैं आपको। अभी अभी 2 मिनट पहले आप लोगों ने कराए यहाँ पर वेटेड प्राइस रिलेटिव इंडेक्स। तो बेटे जो वेटेड प्राइस रिलेटिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है, वेटेड प्राइस रिलेटिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला सेम होता है किसका, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, करेक्ट। तो मतलब अगर वो आपसे वेटेड प्राइस रिलेटिव इंडेक्स पूछे या फैमिली बजट मेथड से, फैमिली बजट मेथड से आपसे CPI पूछे, तो दोनों बातें बिल्कुल सेम होती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट बात पर, नेक्स्ट पॉइंट पे, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है। तो ये फॉर्मूला भी आपने पढ़ा है। ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है पाश्चे का। तो पाश्चे के मेथड से जो हम कैलकुलेट करते हैं उसको हम बोलते हैं एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, करेक्ट। अब क्लियर होती है बात। अब अगर हमें कोई होलसेल प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए कह दे, तो बेटे सेम एज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, बस डिफरेंस इतना होता है कि जो CPI है वो जो प्राइजेस लेता है वो लेता है रिटेल प्राइस, और आपको पता है रिटेल प्राइस हमेशा ज्यादा होता है और होलसेल प्राइस हमेशा कम होता है। तो जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, फॉर्मूले दोनों में यही लगते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स में भी, बस फर्क इतना है कि जो प्राइस होते हैं वो प्राइस आपके जो है वो होलसेल प्राइस हो जाते हैं, ना कि आपके रिटेल प्राइस होते हैं।
तो आई होप आपको यहाँ तक की बात क्लियर है। एक बार हम अपना डायग्राम दोबारा देख लेते हैं जो हमने स्टार्टिंग में करा था। तो देखिए जो आपका यहाँ पर मैंने लिखा टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर, जब आप डाउनलोड कर लेंगे इसको, मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो फैमिली बजट बिल्कुल किसके जैसा है, फैमिली बजट है आपका इसका वेटेड प्राइवेटिव जैसा, और एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड है सेम आपका पाश्चे जैसा। सही है, ओ सॉरी लस्पिरे जैसा, मैंने गलती से लिख दिया पाश्चे, सॉरी लस्पिरे जैसा। ठीक, पाश्चे नहीं लस्पिरे जैसा, लस्पिरे जैसा है आपका। ठीक, तो एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर बिल्कुल किसके जैसा है, लस्पिरे जैसा। तो आई होप आपको यहाँ तक की बात क्लियर होगी। ठीक, तो चलिए यहीं तक की आज क्लास रखते हैं। आपका पूरा इंडेक्स नंबर मैंने क्लियर कराया, कोशिश की कि आपको समझ में आ जाए। आप डिस्क्रिप्शन से जो है, डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्मूले वाला जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अपने पास, और बहुत ही अच्छा आपको उससे रिजल्ट मिलेगा। आपको सारे फॉर्मूले एक जगह देखने को मिल जाएंगे। जो बच्चे चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि वी डू नॉट हैव एनी अदर मोड टू इन्फॉर्म यू अबाउट द न्यू वीडियोस, न्यू लेक्चर्स, न्यू टिप्स, न्यू मोटिवेशनल वीडियोस। हमारे पास कोई और तरीका नहीं है जिससे हम आपको बता पाएँ। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो जो भी नई जो लेटेस्ट चीज़ आपके लिए हम देंगे वो आपको मिलेगी। कुछ मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ कि जो हमारी नेक्स्ट हम प्लान कर रहे हैं लेक्चर्स को, उसमें हम क्या कराएंगे, क्योंकि एग्जाम्स आप लोगों के पास है तो हम चाहते हैं कि चीज़ें बहुत कॉम्पैक्ट हों, चीज़ें बहुत छोटी हों, कम से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएँ। अब हमारा टारगेट है कि अगली 3 क्लासेस के अंदर, 3 क्लासेस में मैं आपको कराऊंगा आपकी पूरी की पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। 3 क्लासेस में पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। टर्म 2 में आपके लगभग 6 चैप्टर्स आते हैं, तो वो 6 चैप्टर्स मैं आपको कराऊंगा आपकी जो है 3 क्लासेस के अंदर अंदर। तो वो भी आपको बहुत अच्छी लगेंगी। उसके अंदर सबसे बड़ी डिफिकल्टी होती है बच्चे डायग्राम्स नहीं समझ पाते माइक्रो इकोनॉमिक्स के, तो उन डायग्राम्स की कंपैरेटिव स्टडी, जो सारे डायग्राम एक ही जगह पर, तो आपको उससे बहुत ही अच्छा फायदा होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।